नेक्स्ट है भाई एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद ए बेस और न्यूक्लियोफाइल हैज टू कंपीटिंग रूट्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, और एलिमिनेशन विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ and size of the base or nucleophile and reaction conditions. Thus, a bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstract a proton rather than approaching a tetravalent carbon atom due to steric reasons and vice versa. Similarly, a primary alkyl halide will prefer a SN2 reaction, a secondary halide SN2 or elimination depending upon the strength of the base or nucleophile, and a tertiary halide SN1 or elimination reaction depending upon the stability of carbocation or the more substituted alkene. तो देखो इसका एंड रिजल्ट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो भाई सबसे पहले हमारी रिएक्शन में एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है रीजेंट, एक होता है सोलवेंट, और आप रिएक्शन में हीट वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। रीजेंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, जो किसका काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे हम सोलवेंट क्या लेते हैं भाई, सोलवेंट आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। और रिएक्शन कंडीशन में बात करेंगे कि हीट प्रेजेंट है या नहीं है। फिर फाइनली यहां पे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, SN1 मैकेनिज्म होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा या एलिमिनेशन होगा। तो अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन देखो भाई, अगर आपका एल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड है तो ऑलवेज SN2 रिएक्शन होगी, इसमें कोई सोचना नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको पता है भाई एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता, और ना ही यहां पे आपकी SN1 रिएक्शन होगी, तो ओनली SN2 होगी। सेकंड, फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड की, तो इसमें मोस्टली SN2 होती है या आपका एलिमिनेशन होता है, और बहुत रेयर चांस होते हैं कि SN1 भी हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो अब यहां पे अगर आपका बेस है, ठीक, यहां पे आप ये बोल दो जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं वो ज्यादा बल्की है या उसको वो ज्यादा अच्छे बेस का काम कर सकता है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एलिमिनेशन होगी। और अगर वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है तो रिएक्शन आपकी मोस्टली SN2 होगी। तो देखो आपके बेस क्या है भाई, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एनाइनिक बेस हो सकता है और एक आपका न्यूट्रल हो सकता है। अब एनाइनिक बेस के एग्जांपल देखो, जैसे साइनाइड आयन है, या यहाँ पे आप बोलते हैं OH- आयन है, या और क्या हो सकता है भाई, और आपका हैलाइड आयन ही आ जाए, ठीक, तो ये एनाइनिक बेस है, NO2- है। तो इनके केस में भाई आप देखेंगे भाई एक तो SN2 हो सकती है या एलिमिनेशन हो सकती है। तो देखो जब आपको अल्कोहलिक KOH दिया हो, ठीक, या NH2- दिया हो, ठीक, तो इनमें है ना ये करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का काम, तो इनके केस में तो हमेशा मोस्टली आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन ही जाएगी, ठीक, किसके केस में, अल्कोहलिक KOH और NH2- के केस में। अब अगर आ जाए आप बेस किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आपका सिंपल है, जैसे ये हो गया भाई, ये इथोक्साइड आयन है, बट यहां पे ये क्या है, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक, तो इसमें क्या है, ये बल्की बेस हो गया, ये आपका बल्की न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी और ये बेसिक का काम ज्यादा करेगा। तो इस केस में तो होगा एलिमिनेशन और इस केस में होगा आपका SN2 रिएक्शन। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया? तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। तो बेस का काम अगर कर रहा है, बेस का काम कौन करते हैं, अल्कोहलिक KOH है, NH2- है, या बहुत ही बल्कि आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाए, वो बेस का काम करेंगे। और सिंपल अगर आपको साइनाइड आयन है, सिंपल OH- जैसे OH- लिख के दे दिया, हैलाइड आयन लिख के दे दिया, तो वो क्या है, आपके SN2 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक, या छोटा आपका क्या आ जाए, बोलो भाई एल्कोक्साइड ग्रुप आ जाए, ठीक, वो भी किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, SN2 रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट है भाई आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे ROH है, ठीक, H2O है, तो इनमें मोस्टली क्या है, आपकी SN1 रिएक्शन होती है, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो SN1 रिएक्शन हो गई। अब अगर कभी आपकी रिएक्शन में हीट गिवन है तो आप यहां पे लिख लेना, हीट की प्रेजेंस में हमेशा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और अगर हीट गिवन नहीं है तो उस केस में आपकी SN1 या SN2 रिएक्शन की तरफ आप प्रोसीड करेंगे। तो मेन रोल आपका हीट का भी रहेगा, हीट में हमेशा SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी।
ठीक, फिर इसके बाद अगर यहां पे बात की जाए भाई, फोर्थ पॉइंट आपका आता है टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड के केस में या तो आपकी SN1 होगी या आपकी एलिमिनेशन होगी। SN1 कब होगी? जब जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, अल्कोहल है, वाटर है, या H3PO3 वगैरह, ये सिंपल आपको ये क्या दे दिया भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिए। ठीक, तो इन केस में SN1 होगी। बट अगर हीट आपकी रिएक्शन में इनके साथ आ जाए, चाहे फिर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक एसिड भी दे दिया, तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये था आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो भाई, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन, जैसे अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मेटल यानी Mg के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है? ये बनेगा आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है RMgX। तो RMgX में अगर आप देखेंगे भाई, यहां पे क्या है भाई, मेटल और कार्बन बॉन्ड है, तो मेटल पे क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो, जब भी आप इसकी रिएक्शन किसी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई वाटर हो गया, ठीक, अल्कोहल हो गया, या अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, या सेकेंडरी अमीन है, या आप बोलते हैं कोई एसिड है, ठीक, कोई भी एसिड है। इसके अलावा देखो, अगर आपकी टर्मिनल एल्काइन है, उसके पास भी एसिडिक एच होती है, तो क्या होगा? सीधा सिंपल यहां पे आप एल्केन बना देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की। जैसे एग्जामिनर क्या करता है भाई, आपको मान लीजिए यहां पे दे दिया, ये दे दिया, ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? वाटर के साथ। ये क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, इसके पास एसिडिक एच है, तो सिंपल क्या बना दोगे? सीधा भाई यहां पे आप हाइड्रोकार्बन बना दोगे, क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक, कई बार यहां पे आपको एग्जामिनर लिख के देता है फिनोल। फिनोल जैसे ही लिखा, बच्चे पता क्या करते हैं यार, यहां पे ये जा करके इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे डाइफिनाइल ईथर बन जाएगा। ऐसा नहीं भाई, आप ये देखो, इसके पास एसिडिक एच है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, तो सिंपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये आपका हाइड्रोकार्बन, दैट इज बेंजीन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया भाई? पक्का? तो यहां पे अगर आपके मान लीजिए जैसे आगे भी रिएक्शंस करेंगे आप, जब कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन देखेंगे, तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या प्रोड्यूस करता है? ये अल्काइल एनायन की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इसलिए तो ये एसिडिक एच को एक्सेप्ट कर रहा है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या है भाई? जब आप दो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? बोलो भाई, हायर एल्केन बनेगी, जो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनती है। ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो, ये थी आपकी रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो इसमें सबसे पहले देखो भाई, जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए अल्काइल हैलाइड में और एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो आप सिंपल बोल देंगे अल्काइल हैलाइड की। अब ऐसा क्यों? तो इसके देखो 4 रीजन है। फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन है भाई, यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है, क्या होगा? ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पे क्या होगा भाई? इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, इसलिए ये इजिली क्या करेगा? बोलो भाई, NSR रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तो था इसका फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट। फिर इसके बाद सेकंड इफेक्ट आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब देखो, जो आपका यहां पे ये बॉन्ड बनता है, जैसे ये देखो CX बॉन्ड है, ये कार्बन क्या है? sp3, जबकि यहां पे क्या है? ये कार्बन sp2। तो आपको पता है कार्बन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, जबकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इसमें डेल्टा En क्या होगा? कम होगा। डेल्टा En डिफरेंस अगर कम होगा तो पोलरिटी कम होगी, तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। ठीक, और यहां पे अगर बात करें, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए डेल्टा En CX बॉन्ड की क्या होगी? बोलो भाई, ज्यादा होगी, बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होगी, और बॉन्ड पोलरिटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, बॉन्ड ब्रेक इजी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, पक्का?
आगे बढ़ जाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें भाई जो आपका अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड में मान लीजिए आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को, तो क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। किस पे, ये बन गया अराइल केटाइन बन गया। तो अराइल केटाइन क्या है भाई, ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज था, अब ये क्या हो गया, कार्बन sp हो गया। तो कार्बन sp हो गया तो ऐसे क्या होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो लीनियर तो इसमें होता नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये आपका अराइल केटाइन बहुत ही कम स्टेबल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये बोलो भाई NSR रिएक्शन अराइल हैलाइड नहीं देंगे। नेक्स्ट फोर्थ रीजन पढ़ो, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। ये बहुत ही बढ़िया रीजन दिया है भाई, जो अराइल हैलाइड आपके होते हैं, तो अराइल हैलाइड में क्या होगा भाई, ये अराइल हैलाइड है, ठीक। तो इस अराइल हैलाइड को NSR रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अप्रोच करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, इसके पास भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग के पास भी, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ये बेंजीन रिंग का प्लेन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। यहाँ पे हैलोजन एटम लगा है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से या नीचे से अप्रोच करता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आपका फोर्थ रीजन है, ठीक। तो ये 4 रीजन थे जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ो भाई, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखो जब यहां पे क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, इससे आपको फिनोल बनाना है, तो अल्टीमेटली रिएक्शन तो करवानी पड़ेगी, बट इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन हम करवाते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस में। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन। जैसे भाई NaOH के साथ रिएक्शन कराओ आप एट 623 केल्विन एंड 300 ATM पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, फिनोल बनेगा। तो फिनोल क्या है, इसके पास एसिडिक एच है, ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एसिड डाल देंगे, तो वापिस आपको फिनोल ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे अगर इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तो इससे क्या है, रिएक्टिविटी थोड़ी सी आपकी अराइल हैलाइड की इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन के, तो यहां पे क्या होगा, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इसमें पोलरिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और ये NSR रिएक्शन दे देगा। तो जब यहां पे आप एक NO2 ग्रुप लगाते हैं, तो ये 623 केल्विन की बजाय ये रिएक्शन आपकी 443 केल्विन पे हो जाएगी, और जब आप यहां पे 2 NO2 ग्रुप लगाएंगे, सेम रिएक्शन आपकी और कम टेम्परेचर यानी 368 पे हो जाएगी। और अगर यहां पे आप 3 NO2 ग्रुप लगा दे, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे NCERT में लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी ओनली रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, यानी और भी कम टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके अराइल हैलाइड में लगेंगे, उसकी NSR की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आ गया? तो फिर यहां पे देखो, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है नाइट्रोफिनोल, जिसको हम क्या कहते हैं, टिक्रिक एसिड। क्या है, टिक्रिक एसिड, ठीक है भाई, इसका नेम भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा था, ये पिक्रिक एसिड बन रहा है, ये आपको बताया गया है। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन एक एग्जाम में पूछी गई थी, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। नीट ने ये पूछ लिया था भाई, ये तो है आपका, ये है सिंपल क्लोरोबेंजीन, फिर दूसरा उसने दिया ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर तीसरा उसने दिया यहां पे 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और थर्ड उसने दिया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टुवर्ड्स NSR। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जिसमें NO2 ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा लगे हैं, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आप यहां पे लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड्स NSR is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जामिनर पता क्या करता है आजकल, है ना, यहां पे आपको ऐसे ऑप्शन भी दे देता है, भाई बताना इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, या और भी दे देगा आपको। देखो ये दे दिया, ये 3 दे दिया ऑप्शन मान लीजिए आपको। तो अब आपको एक बात का पता है, ये OH है मान लीजिए। देखो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M है, ये क्या है, +H या +I का काम करता है,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि +m है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी तो इसी की होगी, इससे ज्यादा CH3 वाले केस में होगी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 के केस में होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कर लेंगे भाई रिएक्टिविटी के, बस आप तो ये ध्यान रखेंगे ये नेट रिजल्ट है, हो जाएगा भाई। अब देखो यहां पे ऐसा क्यों होता है भाई, अब अगर आप बात करें, देखो यहां पे देखना एक्चुअल में इसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा। देखो भाई मैकेनिज्म में इसने बता यहां पे क्या करेगा, NO2 ग्रुप आकर के अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो ऐसे रेजोनेंस करके ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया और फाइनली आपका कंपाउंड बना के दिखा रखा है फास्ट स्टेप, जिसमें क्या होगा, Cl यहां से लीव कर जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात पे, ये लगा आपका पैरा पे नाइट्रो ग्रुप, फिर नेक्स्ट उसके बाद लगा है ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, तो इसमें भी ऐसे ही रेजोनेंस होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब ये NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा तभी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेटा के केस में बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देखो आप जब ये जो यहां पे इंटरमीडिएट बना रहे हैं तो उसमें आपने देखा ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, ठीक, और ये क्या है, NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए क्या करेगा, ये इस एनायन को रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कहां पे करेगा, बोलो भाई, रेजोनेंस से ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस कहां होता है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो जब भी NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो यहां पे जो बनने वाला एनायन है, इंटरमीडिएट है, वो रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा। जैसे देखो पैरा के केस में आपने देखा, ऑर्थो के केस में देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसलिए ऑर्थो पैरा केस में जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा रिएक्टिविटी आपकी जो रिएक्टिविटी आपका अराइल हैलाइड है उसकी ज्यादा होगी। बट NO2 जब मेटा पे लगा होगा तो मेटा पे लगाया आपने, फिर आप रेजोनेंस कराओ, तो रेजोनेंस जब आप करा रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, नेक्स्ट केस में यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ये Cl लीव कर जाएगा। बट एक बात देखो, जैसे वहां पे डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़े हुए एटम पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, वैसा इस केस में हुआ क्या, इस केस में तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, और मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा तो NO2 इसको -m से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा और रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे इसी बात को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है NCERT ने लिख के बता रखा है, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है भाई, जैसे आपके है ना जो ये अराइल हैलाइड्स है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन का। ठीक, अब इनमें क्या है, यहां पे हैलोजन एटम के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से किसका काम करेगा, +m का काम करेगा। और ये क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप भी होते हैं, इसलिए साथ साथ ये क्या है, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का भी काम करते हैं, तो पैरेलल दोनों काम होंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या करेगा, आपका हैलोजन ग्रुप किसका काम करेगा, बोलो भाई, +m का काम करेगा। और जब आपको रिएक्टिविटी चाहिए होगी उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, हैलोजन किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग -I का काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। समझ आया कि नहीं? तो ये NCERT में लिखा भी है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, दोबारा से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हैलोजन जब रेजोनेंस में है, प्रोडक्ट बनाना है, तो वो +m का काम करेंगे, +m का काम करेंगे यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या बनेंगे, आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनेंगे। बट जब रिएक्टिविटी चाहिए होगी, किसी आपको कंपाउंड के रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है, तो हैलोजन जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग -I का काम करेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, पहले ही आप समझ चुके हैं, क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर के रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बेंजीन ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा एज ए सब्स्टिट्यूट, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, इसलिए आप इनको क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, हेलोजनेशन के केस में क्या है भाई, जब आप Cl2 के साथ हेलोजनेशन करेंगे क्लोरोबेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्या है, ऑर्थो और पैरा पे आपका Cl आ जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इन दोनों में भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, ये आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े एटम है, ये दूर दूर होंगे, इनमें रिपल्सन कम होगा, तो इसलिए ये आपका ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। और जब ऑर्थो पे लगाया तो ये दोनों Cl बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े बड़े एटम है, दोनों आपस में रिपल्सन होगा, जिससे स्टेबिलिटी कम होगी। सिमिलरली नाइट्रेशन में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। रिवाइज कर लो, यहाँ पे HNO3 किसका काम करता है, बेस का, और कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है, एसिड का। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2+। तो ये NO2+ कहां आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। भाई स्टेबल कौन सा होगा, सॉरी मेजर कौन सा होगा, पैरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है, दोनों में रिपल्सन कम होगा। ठीक, फिर सिमिलरली सल्फोनेशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे, मेजर होगा आपका पैरा प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट इसके बाद आप बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप आएगा और पैरा पे आएगा, मेजर कौन सा होगा, पैरा आइसोमर। फिर नेक्स्ट जब यहां पे आप एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्या होगा, ऑर्थो पे आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर बनेगा, पैरा आइसोमर बनेगा, मेजर कौन सा होगा, बोलो भाई आपका पैरा आइसोमर होगा। तो ये रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी थी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे although chlorine is an electron withdrawing group yet it is ortho para directing in electrophilic substitution aromatic substitution reaction। why, तो मैंने आपको बता दिया भाई, इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये प्लस M का काम करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए किसका काम करता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करता है। बट यहां पे अगर बात की जाए किसकी, बोलो भाई, यहां पे अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी के टाइम पे किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आएगा। तो यहां पे लिखा देखो, रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। यानी प्रोडक्ट बनेगा प्लस M से और रिएक्टिविटी बोलो भाई -I से। तो ये आपका अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में आपको एक एक बात अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो अराइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप मेटल के साथ कराएंगे, जैसे यहाँ पे ये अराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ और ये एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन, और इसको हम कहते हैं वुड्स फीडिंग रिएक्शन। और जब आप यहाँ पे 2 मोल अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे ये आपका डाइफिनाइल बनता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फीटिंग रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी 2 नेम रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर लास्ट इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism, explain your answer। भाई SN2 में आपको पता है, सिंपल सी बात है यार भाई, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक, इन दोनों में, क्योंकि प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हैलाइड है, और यहाँ पे अगर बात करें ये सेकेंडरी हैलाइड, ये टर्सरी हैलाइड, SN2 की रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। अब इन दोनों के केस में कर लो, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, ये भी प्राइमरी हैलाइड, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसलिए रिएक्टिविटी आपकी थर्ड वाले, इसमें फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। भाई ये टर्सरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी हैलाइड है, टर्सरी की रिएक्टिविटी SN1 की ज्यादा होगी। फिर ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी SN1 में ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, R and R1 इन द फॉलोइंग। यहां पे आपने रिएक्शन कराई, ये भाई आपका ये क्या है, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे, तो A क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बोलो भाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट। फिर फर्दर इसकी H2 के साथ रिएक्शन करा दो, भाई इसके पास एसिडिक H है, सिंपल क्या बन जाएगा आपका, एल्केन। फिर RbR की रिएक्शन Mg के साथ कराई, तो RMgBr बन जाएगा। उसकी D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RD। अब देखो यहां पे इसने पूछा ये C क्या था, भाई C देखो उसमें जहां पे D आया ना,
वहां पे क्या लगा होगा, आपका MgBr लगा होगा। तो ये आपका सी था। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ये R1-X दिया है, इसकी Na ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हायर एल्केन बन रही है, सिमेट्रिक एल्केन है, इसको ऐसे तोड़ दो तो ये आपके दोनों सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यह आपके बोलो भाई ये सिमेट्रिक इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन गई। तो इसको बीच में से तोड़ो, तो यहाँ पे बीच में से तोड़ने के बाद ये जो आपका कार्बन पे वैलेंसी फ्री हुई, वहां पे हेलोजन एटम आ गया, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड आपने इनिशियल इस वुड्स रिएक्शन में लिया होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी क्या बन जाएगा, CH3 C, ये CH3 Mg और X बन जाएगा। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो वाटर के ये डी बना था आपका MgX, और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 10.9। फिर इसके बाद है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जैसे डाइक्लोरोमेथेन यानी मिथाइलिन क्लोराइड है, इनके बारे में पढ़ लेना। यहाँ पे बस आपको ये बता रखा है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक, जो आपके हेलोजन कंपाउंड है, ये सारी बातें बता रखी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस carbonyl chloride, also known as phosgene gas. It is therefore stored in closed dark colored bottles completely filled so that air is kept out. तो देखो भाई जो क्लोरोफॉर्म है भाई, ये इजिली लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा फोस्जिन गैस में। फोस्जिन गैस क्या है, पॉइजनस गैस है। तो क्लोरोफॉर्म देखो भाई, क्लोरोफॉर्म को है ना हम है ना मेडिकल फील्ड में बहुत यूज करते हैं। तो अब आप मेडिकल फील्ड में यूज कर रहे थे इसको, ठीक, और ये क्या है, लाइट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया, फोस्जिन गैस में। फोस्जिन क्या है, पॉइजनस है। आप ट्रीटमेंट करना चाहते थे और आपका पेशेंट मर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको ना डार्क कलर्ड बोतल में रखेंगे, और जो डार्क कलर्ड बोतल हमने रखी है उसमें भी क्या करते हैं, इसके जो ढक्कन है इसको पूरा एयर टाइट करके रखते हैं, ताकि इसमें ऑक्सीजन गैस ना जाए और डार्क इसलिए लाइट ना जाए। समझ आ रही बात, ताकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो। फिर इसके बाद है ट्राईआयोडोमेथेन। इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो ये आयोडोफॉर्म है भाई, आयोडोफॉर्म को पहले ना एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था। इसका रीजन ये था क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम नहीं करता, ये क्या करता है, इजिली आयोडीन रिलीज कर देता है, जो किसका काम कर जाएगा, एंटीसेप्टिक का काम कर देता है। ठीक, समझ आ गया, ये ट्राईआयोडोमेथेन है। फिर इसके बाद टेट्रोक्लोरोमेथेन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फरियोन्स, भाई फरियोन्स के कारण क्या हो रहा है भाई, ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जब ये नीचे से अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होके आपका बोलो भाई क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑलरेडी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट में इसमें आ जाओ, ये है आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी, या आप सीधा बोल सकते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, तो ये आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था। अब अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो देखो भाई इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, फॉर्मेट आपको मैंने सिखा दिया, सारे क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हैं। मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लगा वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10.5। ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट लाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो ये बोल रहा है C5H10 जो है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है, ये C5H9 क्लोरीन बना रहा है, और ये एक ही आइसोमर बनता है। तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है भाई, तो यहाँ पे C5H10 ये क्या है, आपकी एल्कीन हो सकती है। तो एल्कीन में तो बहुत सारे आइसोमर बन जाएंगे, जैसे ये हो गया 1 पेंटीन 2 पेंटीन, तो उसमें तो यहाँ पे भाई एक तो ये बन सकता है 2 पेंटीन अगर होगा उसमें क्या होगा भाई, उसमें तो और भी 2 आइसोमर बन सकते हैं, Cl यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यानी एल्कीन तो नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबल केस है भाई, साइक्लोपेंटेन हो जाए। तो साइक्लोपेंटेन में सारे क्या हैं, ये सारे CH2 सेकेंडरी कार्बन है, तो सारे एक जैसे हैं। तो इनमें कौन सा किसी से भी फ्री करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लोरीन को एज ए सब्स्टिट्यूट ऐड करेंगे, तो ओनली ये वाला आपका सिंगल एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन को एग्जामिनर लिख देगा और ऑप्शन आपको दे देगा भाई, एक तो दे दिया साइक्लोपेंटेन, दूसरा दे दिया
मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, थर्ड आपको दे दिया इथाइल साइक्लोप्रोपेन, और फोर्थ आपको दे देगा भाई यहाँ पे 1 पेंटीन। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, जल्दी से बोलो, फर्स्ट वाला आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट कर देना। ठीक, तो ये था भाई आपका कौन सा चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया है, एक एक चीज अच्छे से सिखाई है। जो एनसीईआरटी में कम दिया था वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजिली सॉल्व कर सके। ठीक है भाई, तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू।